जरा सोचने वाली बात है। अगर किसी को अपने दोस्त से बस 100 रुपए उधार मांगने हैं तो ये बहुत ही सीधा और आसान सा काम लगता है ना? हाँ बिल्कुल, बस पूछा और मिल गए। सही बात है। कोई बड़ा कानूनी दस्तावेज नहीं, कोई लंबे चौड़े हस्ताक्षर नहीं, बस एक कप चाय पिलाई और पैसे जेब में। लेकिन अब जरा इसको बढ़ाकर सोचिए। मान लीजिए कि एक कंपनी को 100 करोड़ या शायद 1000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। ओ बाप रे, 1000 करोड़! वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। एकदम अलग दुनिया। क्या वो कंपनी बस किसी अखबार में एक साधारण सा विज्ञापन देकर या हाईवे पर एक चमकता हुआ होर्डिंग लगाकर लोगों से कह सकती है कि हमें पैसे दे दो"? बिल्कुल नहीं। नहीं, कानून इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। वही तो। वित्तीय दुनिया में पैसे मांगने के इस काम के पीछे एक ऐसा सख्त और जटिल कानूनी ढांचा काम करता है जो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। एक छोटी सी गलती, जैसे कोई एक जरूरी जानकारी छिपा लेना या एक गलत शब्द का इस्तेमाल करना, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स को सीधे जेल या फिर भारी जुर्माने तक पहुंचा सकती है। और अब देखिए, ऐसा होना लाजमी भी है। हम जिस कानूनी ढांचे की आज बात कर रहे हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिल्कुल। इस डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हम इसी कानूनी चक्रव्यूह के अहम दस्तावेजों और कानून की परतों को खोलेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI का स्टडी मटेरियल है। हाँ, और विशेष रूप से उनका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का अध्याय 3। सही पकड़ा। हमारा आज का जो लक्ष्य है वो ये समझना है कि एक कंपनी कानूनी तौर पर जनता से पैसा आखिर कैसे जुटाती है, विशेषकर प्रोस्पेक्टस और सिक्योरिटीज के आवंटन के जो बेहद कड़े नियम हैं वो आखिर कैसे काम करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरूर। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस शुरुआती लाइन को समझना होगा जो कानून खींचता है। जब कोई कंपनी पैसा मांगती है तो कानून की नज़र में सभी कंपनियां एक जैसी नहीं होती। अच्छा, तो मतलब उनमें भेदभाव होता है? भेदभाव नहीं, बल्कि श्रेणियां होती हैं। कंपनी अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट करता है कि एक कंपनी सिर्फ अपनी कैटेगरी के अनुसार ही पैसे जुटाने का रास्ता चुन सकती है। मुख्य रूप से दुनिया में 2 तरह की कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां। ओके, समझ गया। और इन दोनों के लिए खेल के नियम बिल्कुल अलग हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक पब्लिक कंपनी के पास पैसा जुटाने के कई सारे तरीके होते हैं। वो पब्लिक ऑफर ला सकती है। हाँ। अब इस पब्लिक ऑफर में भी कई वैरायटीज देखने को मिलती हैं, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO। हाँ, जब कंपनी पहली बार बाजार में उतरती है। एकदम सही। और फिर होता है फर्दर पब्लिक ऑफर यानी FPO। ये तब होता है जब कंपनी पहले से बाजार में है लेकिन उसे अचानक और पैसे की जरूरत आ पड़ी है। और एक तीसरा भी होता है ऑफर फॉर सेल यानी OFS, जो कि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें कंपनी नए शेयर नहीं बनाती है, बल्कि कंपनी के मालिक या प्रमोटर अपने खुद के शेयर्स जनता को बेच रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और पब्लिक ऑफर के अलावा एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू या बोनस इशू का रास्ता भी अपना सकती है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो पब्लिक ऑफर कुछ ऐसा है जैसे कोई एक भीड़ भरे बाजार में बीच चौराहे पर खड़ा है और लाउडस्पीकर पर चिल्ला कर कह रहा है कि भाई आइए हमारी कंपनी में निवेश कीजिए। ये सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है। हाँ, जो चाहे आ सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के मामले में कानून इस लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से बैन लगा देता है। एकदम सही एनालॉजी है। प्राइवेट कंपनियां बाजार में जाकर इस तरह से लाउडस्पीकर पर पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। उनके लिए सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू या बोनस इशू का ही विकल्प खुला होता है। यानी कि अगर पब्लिक ऑफर चौराहे पर लाउडस्पीकर है तो प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ खास चुने हुए मेहमानों को VIP निमंत्रण भेजने जैसा है। हर किसी को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ उन गिने चुने लोगों को बुलाते हैं जिन्हें कंपनी पहले से जानती है। हाँ, जिन्हें खास तौर पर चुना गया हो। और इसी स्रोत में एक बहुत ही बड़ा बदलाव भी दर्ज है जो हाल ही में ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग को लेकर हुआ है। ओ हाँ, इसने तो पूरी फाइनेंशियल दुनिया का ध्यान खींचा था। बिल्कुल, ये एक ऐसा कदम है जिसने काफी पुराने नियम बदल दिए हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी भारतीय कंपनी को अमेरिका या लंदन के बाजारों से पैसा उठाना है तो वो सीधे वहां जाकर अपने शेयर नहीं बेच सकती थी। उन्हें वो ADR और GDR वाले रास्ते से गुजरना पड़ता था ना? हाँ, ADR और GDR नाम के बेहद जटिल रास्तों से। ये ADR और GDR
हमेशा से बहुत कंफ्यूज करने वाले शब्द रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसा था जैसे किसी विदेशी से बात करनी हो, लेकिन सीधे बात करने की मनाही हो। पहले एक भारतीय बैंक को शेयर दो, फिर वो एक विदेशी बैंक को गारंटी देगा, फिर वो विदेशी बैंक वहां के लोगों को एक रसीद बेचेगा। वही तो। ये किसी वित्तीय पासपोर्ट को किराए पर लेने जैसा था, जिसमें बीच के बिचौलिए बहुत मोटा कमीशन खाते थे। सटीक एनालॉजी है। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार सरकार ने कुछ चुनिंदा पब्लिक कंपनियों को ये आज़ादी दी है कि वे इन सारे बिचौलियों को दरकिनार कर सकती हैं। वे एडीआर और जीडीआर की जटिलताओं से बचकर सीधे विदेशी बाजारों में जाकर लिस्ट हो सकती हैं। वाह, सीधे लिस्टिंग। इसका फायदा क्या है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो व्यापार अब पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। जब बिचौलिए हटते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लेन देन की लागत यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जमीन पर आ जाते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़ती है और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय कंपनियों में पैसा लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि पैसा मांगने के तरीके आखिर हैं क्या, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। कंपनी चिल्लाकर कह रही है कि मुझे 100 करोड़ दे दो, और निवेशक पूछ रहा है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? और कंपनी कहती है सिक्योरिटीज। हाँ, सिक्योरिटीज। तो कानून की भाषा में ये सिक्योरिटीज आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ शेयर बाजार का वो शेयर है जो हम रोज बिजनेस न्यूज में देखते हैं? नहीं, कानून की नज़र में सिक्योरिटीज बहुत ही व्यापक शब्द है। हमारे देश के सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, जिसे SCRA भी कहते हैं, उसने इसकी एक बहुत विस्तृत परिभाषा दी है। ये एक बड़े छाते की तरह है जिसके नीचे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस छाते के नीचे और क्या क्या आता है? इसमें शेयर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कंपनियों के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी शामिल हैं। एक सेकंड, आपने अभी डेरिवेटिव्स कहा। ये शब्द ना अक्सर आम लोगों को थोड़ा डरा देता है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो डेरिवेटिव्स असल में कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका भाव किसी और चीज पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो डेरिवेटिव्स एक शर्त या एक अग्रीमेंट की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि अगले महीने किसी कंपनी का शेयर आज के भाव पर ही खरीदा जाएगा, चाहे बाजार में उस दिन जो भी भाव चल रहा हो। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की अपने आप में एक वैल्यू बन जाती है और कानून इसे भी सिक्योरिटी मानता है। अच्छा, ठीक है। तो छाते के नीचे शेयर आ गए, बॉन्ड आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए, लेकिन इसी स्टडी मटेरियल में एक ऐसी चौंकाने वाली बात लिखी है जिसने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। अच्छा, वो क्या? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिन्हें हम आमतौर पर यूलिप्स कहते हैं, स्रोत के मुताबिक उन्हें कानूनी तौर पर इस परिभाषा के तहत सिक्योरिटी माना ही नहीं जाता। ये कैसे संभव है? मेरा मतलब है, जब कोई यूलिप्स खरीदता है तो आखिर उसका पैसा भी तो शेयर बाजार में ही लगाया जाता है ना? हाँ, लगाए तो वही जाता है। तो इसमें पूरा निवेश है, बाजार का रिस्क है, रिटर्न ऊपर नीचे होता है, फिर भी ये सिक्योरिटी वाले छाते से बाहर क्यों निकाल दिया गया? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ना वित्तीय दुनिया के पावर स्ट्रगल या कहें तो अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में छिपा है। कानून को हमेशा बहुत स्पष्ट रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। पावर स्ट्रगल किसके बीच? देखिए, यूलिप कोई साधारण निवेश नहीं है। ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। इसमें जीवन बीमा का कवर भी मिलता है और पैसे का एक हिस्सा शेयर बाजार में भी जाता है। अब पेंच ये फंसता है कि इसे बनाता और बेचता कौन है? बीमा कंपनियां। ओहो, अब मैं समझ रहा हूं इसका कनेक्शन। हाँ, भारत में बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला बॉस है IRDAI, जबकि शेयर्स और सिक्योरिटीज का बॉस सेबी है। अगर कानून यूलिप को सिक्योरिटी मान लेता तो सेबी कहता कि ये मेरा एरिया है, मैं इसके नियम बनाऊंगा। और वहां IRDAI कहता कि ये तो हमारी बीमा कंपनी का प्रोडक्ट है, हम इसके बॉस हैं। एकदम सही। इन दोनों बड़े रेगुलेटर्स के बीच किसी भी टकराव को रोकने के लिए कानून बनाने वालों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यूलिप को सिक्योरिटी की परिभाषा से ही बाहर रखा जाएगा। ये विशुद्ध रूप से सिर्फ IRDAI के दायरे में रहेगा। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि दो विभागों को आपस में लड़ने से बचाने के लिए प्रोडक्ट का नाम ही कानूनी तौर पर बदल दिया गया। और बात जब बॉस की हो ही रही है तो ये भी साफ कर लेना चाहिए कि लिस्टेड कंपनियों के मामले में सब कुछ सेबी के हाथ में होता है।
हाँ, लिस्टेड कंपनियों का पूरा प्रशासन सेबी देखती है। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनके मामलों की देखरेख केंद्र सरकार या फिर ट्रिब्यूनल करता है। एकदम सही। तो अब वापस आते हैं अपने पब्लिक ऑफर वाले मुद्दे पर। जब कोई कंपनी जनता से पैसा मांगती है तो उसे एक निमंत्रण पत्र जारी करना होता है, जिसे कानूनी भाषा में हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और ध्यान रहे, ये कोई साधारण ब्रोशर नहीं है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा ठोस कानूनी दस्तावेज है जो आम जनता को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे कानून में एक लूप होल नजर आ रहा है। कोई कंपनी तो बहुत चालाक भी हो सकती है ना। किस तरह की चालाकी? मान लीजिए किसी कंपनी को 500 करोड़ रुपए जुटाने हैं, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस बनाने के उन कठिन नियमों, लंबे ऑडिट्स और कानूनी झमेलों से बचना चाहती है। तो क्या वो ऐसा कर सकती है कि अपने दस्तावेज के कवर पर प्रोस्पेक्टस की जगह चुपचाप से इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या कंपनी की जानकारी लिख दे और उसे जनता में बांट दे? क्या सिर्फ नाम बदल देने से वो कानून के फंदे से बच जाएगी? बिल्कुल नहीं। कानून बनाने वाले इन कंपनियों से हमेशा 2 कदम आगे सोचते हैं। उन्होंने इस लंबे लूप होल को पहले ही देख लिया था और एक बहुत ही स्मार्ट नियम बनाया, जिसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस? हाँ, सेक्शन 25 के तहत कानून इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि अपने दस्तावेज के कवर पेज पर क्या सुंदर सा डिजाइन बनाया है या उसे क्या नाम दिया है। तो फिर ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसके लिए कोई अलग नियम है क्या? हाँ, मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कंपनी है ए, वो सीधे जनता के पास नहीं जाती। वो अपने सारे शेयर एक अंडरराइटर यानी एक बिचौलिए को एक ही बार में दे देती है और कंपनी कहती है कि देखिए, हम तो प्राइवेट तरीके से शेयर बेच रहे हैं, हमारा जनता से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, प्राइवेट डील दिखा दी। राइट। लेकिन इसके बाद वो बिचौलिया एक दस्तावेज छापता है और उन्हीं शेयर्स को जनता को ऑफर कर देता है। यहाँ कानून कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वो दस्तावेज जो उस बिचौलिए ने छापा है उसे ही कानूनी रूप से उस मेन कंपनी का प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, यानी उसे डीम्ड या मान लिया गया प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। ओहो, अगर इसको मैं एक थोड़ा अलग नजरिए से देखूं तो ये कुछ ब्लैक में कॉन्सर्ट के टिकट बेचने जैसा सीन है। वही सेम चीज। मान लीजिए कोई एक रॉक बैंड के बहुत बड़े फैन होने का नाटक करके स्टेडियम से 500 टिकट एक साथ खरीद लेता है। बैंड वालों को लगता है कि उन्होंने तो बस एक ही आदमी को प्राइवेट तौर पे टिकट बेचे, लेकिन असल में उस आदमी का इरादा उन टिकटों को स्टेडियम के बाहर खड़े होकर ऊंचे दाम पर पब्लिक को बेचने का था। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। यहां कानून उस बैंड और आदमी से कह रहा है कि रुको, तुम कोई आम फैन नहीं हो, तुम ही हमारा ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस हो, और क्योंकि तुम जनता को टिकट बेच रहे हो, तुम्हें अब हमारे प्रोस्पेक्टस के सारे नियम मानने पड़ेंगे। यहाँ सबसे आकर्षक बात पता है क्या है? कानून इंटेंट यानी इरादे को पकड़ता है। अब सोचिए कि कानून को आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी और बिचौलिए के बीच पहले से कोई साठगांठ थी या उनका असली इरादा क्या था? वही ना, क्योंकि फंसने पर कोई भी कंपनी तो यही बोलेगी कि हमें क्या पता था कि बिचौलिया आगे जाकर पब्लिक को शेयर बेचेगा, हम तो मासूम हैं। इसीलिए कानून ने 2 बहुत ही स्पष्ट शर्तें रख दी हैं ताकि ऐसी चालाकी ना चले। पहली शर्त, अगर कंपनी द्वारा बिचौलिए को शेयर देने के ठीक 6 महीने के भीतर ही वे शेयर आम जनता को ऑफर कर दिए जाते हैं तो इंटेंट पकड़ा गया। और दूसरी शर्त यह है कि कंपनी को उस बिचौलिए से उन शेयर्स का पूरा पैसा मिलने से पहले ही अगर बिचौलिए उन्हें जनता को ऑफर कर देता है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त साबित हो जाती है तो कानून हथौड़ा मारकर कहता है कि ये सब पहले से तय था, तुम्हारा इरादा शुरू से ही जनता तक पहुंचने का था। बड़ी सख्ती है। और इसी वजह से उस दस्तावेज पर कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर्स के हस्ताक्षर होने अनिवार्य कर दिए जाते हैं ताकि वे बाद में अपनी इस कानूनी जिम्मेदारी से भाग न सके। यहाँ आकर मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इस चर्चा में बार बार जनता या पब्लिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका असल में कानूनी मतलब क्या निकलता है? क्या पब्लिक का मतलब 1 लाख लोग हैं या 10,000 लोग हैं? आखिर वो कौन सी रेखा है जिसे पार करते ही एक प्राइवेट बातचीत अचानक से पब्लिक ऑफर बन जाती है? ये कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे ज्यादा बहस वाली बातों में से एक रही है और हमारे स्रोत में ऐसे 3 बड़े अदालती फैसले यानी केस लॉ दिए गए हैं जिन्होंने इस पब्लिक शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। पहला और सबसे मशहूर केस है साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस का मामला।
हाँ, इस केस के बारे में मैंने पढ़ा था कहीं। इस कंपनी ने बहुत ही चालाकी करने की कोशिश की थी, है ना? बिल्कुल। उन्होंने अपना शेयर बेचने का दस्तावेज तैयार किया और उसे 3000 अलग-अलग लोगों को डाक से भेज दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस दस्तावेज के हर पन्ने पर बड़े-बड़े अक्षरों में लाल स्याही से लिखवा दिया, केवल निजी परिचालन के लिए, यानी फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली। फिर उन्होंने कोर्ट में यही बोला होगा कि देखिए जज साहब, हमने तो दस्तावेज पर ही क्लियर लिख दिया है कि ये प्राइवेट है, तो फिर ये पब्लिक ऑफर कैसे हो सकता है? वही उनकी दलील थी। कंपनी को लगा कि सिर्फ एक थप्पा लगा देने से असलियत बदल जाएगी, लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। जज ने कहा कि देखिए, 3000 लोग चाहे किसी खास वर्ग के ही क्यों ना हो, लेकिन ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इसे प्राइवेट किसी हाल में नहीं कहा जा सकता। तो मतलब स्टैंप की कोई वैल्यू नहीं रही? नहीं, अदालत ने साफ किया कि अगर आप इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं तो वो आम पब्लिक को दिया गया ऑफर ही माना जाएगा और उन्हें प्रोस्पेक्टस के सारे कड़े नियम मानने ही पड़ेंगे। समझ गया। और इसके ठीक विपरीत एक दूसरा मामला भी था ना, नैशविल एंडे का। हाँ, नैशविल एंडे। इस केस में कहानी बिल्कुल अलग थी। कंपनी के एक डायरेक्टर ने एक दस्तावेज तैयार किया, उस पर निजी और गोपनीय लिखा और उसे सिर्फ एक व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति उनका कोई पहले से जानकार था। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा? जब मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति के साथ किया गया निजी संचार यानी प्राइवेट कम्युनिकेशन कभी भी पब्लिक इशू नहीं कहला सकता। यहाँ कंपनी का इंटेंट यानी इरादा सच में निजी था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला केस तो वो तीसरा वाला है, सेबीबी को नाकुनाम पेपर मिल्स। इस केस ने तो मानो सारी सीमाएं तोड़ दी थी। बिल्कुल, उस केस की तो बात ही अलग है। इस कंपनी ने अपना एक राइट्स इशू निकाला था। अब राइट्स इशू का मतलब तो यही है ना कि वे अपने नए शेयर सिर्फ अपने मौजूदा पहले से जुड़े हुए शेयर होल्डर्स को ही दे रहे थे। हाँ, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये प्योरली एक प्राइवेट मामला था। हाँ, टेक्निकली प्राइवेट था, लेकिन पेच यहां फंसता है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को ये अधिकार भी दे दिया कि वे चाहें तो अपना ये ऑफर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और उन शेयर होल्डर्स ने ठीक वही किया। उन्होंने वो शेयर खरीदने का ऑफर बाहरी लोगों को दे दिया। और तभी कोर्ट ने एंट्री मारी। हाँ, अदालत ने देखा कि जैसे ही ये ऑफर 50 से अधिक बाहरी लोगों तक पहुंचा, ये तुरंत एक प्राइवेट ऑफर से पब्लिक ऑफर में तब्दील हो गया। सिर्फ 50 लोग? मतलब अगर मैं 49 लोगों को ऑफर दूं तो वो प्राइवेट है। हाँ। और 50वें व्यक्ति को देते ही वो अचानक डीम्ड प्रॉस्पेक्टस बन जाएगा। एकदम यही कानून है। इन तीनों बड़े फैसलों से और मौजूदा कंपनी कानून से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि पब्लिक होने के लिए कोई लाखों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए होती। अगर कोई भी ऑफर इस तरह से दिया गया है कि कोई भी आम आदमी पैसे देकर उसे स्वीकार कर सकता है, या वो एक तय संख्या जो कि अक्सर 50 मानी जाती है उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो कानून उसे पब्लिक ही मानेगा। अब जरा इस पॉइंट पर सोचिए कि एक लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टस बनाने में आखिर कितनी मेहनत लगती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी फौज लगती है, वकीलों की मोटी फीस जाती है, हजारों तरह के ऑडिट होते हैं, और इतना सब मेहनत करने के बाद जब प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाता है तो कानून कहता है कि इसकी वैलिडिटी यानी वैधता सिर्फ 90 दिन होगी। हाँ, केवल 90 दिन की वैलिडिटी होती है। सिर्फ 90 दिन? इतनी करोड़ों की डील का इतना बड़ा दस्तावेज और उसकी एक्सपायरी डेट किसी दूध के पैकेट की तरह आ रही है। ये तो कंपनियों के साथ थोड़ी ज्यादती नहीं लगती? देखने में ज्यादती लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक कारण छुपा है। 90 दिन की वैलिडिटी का नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि वित्तीय बाजार बेहद अस्थिर होते हैं। वहाँ समय के साथ चीज़ों की वैल्यू, कंपनी के मुनाफे की स्थिति और पूरी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत तेजी से बदलती है। अच्छा, मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन से नुकसान हो सकता है? बिल्कुल। अगर कोई कंपनी 1 साल पुराना प्रोस्पेक्टस दिखाकर आज जनता से नए पैसे मांगे तो वो निवेशकों के साथ सीधा सीधा धोखा होगा, क्योंकि हो सकता है उस 1 साल में कंपनी भारी कर्जे में डूब चुकी हो या उनके सारे मेन डायरेक्टर्स ही बदल गए हों। ये बात तो बिल्कुल सही है। जानकारी एकदम ताज़ा होनी चाहिए, लेकिन उस जानकारी पर भरोसा आखिर कैसे किया जाए? प्रोस्पेक्टस में तो अक्सर लिखा होता है कि फलाना एक्सपर्ट इंजीनियर ने कहा है कि हमारा ये प्रोजेक्ट सुपरहिट होगा, या किसी मशहूर सीए ने कहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। क्या कंपनियां किसी से भी थोड़े पैसे देकर ऐसी मीठी मीठी बातें लिखवा सकती हैं?
और यहीं पर कानून अपना असली शिकंजा कसता है। प्रोस्पेक्टस में किसी भी एक्सपर्ट की राय तभी छापी जा सकती है जब वो एक्सपर्ट उस कंपनी के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट या प्रमोटर से पूरी तरह स्वतंत्र हो। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हाँ, उसका कंपनी में कोई भी निजी हित या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए और वो कंपनी का रेगुलर कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब इंटरनेट की तरह यहाँ कोई फेक रिव्यू नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। साथ ही उस एक्सपर्ट की लिखित सहमति यानी रिटन कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ, मैंने खुद ये बयान दिया है और मैं इसे आपको छपने की अनुमति देता हूँ। अगर कोई कंपनी बिना इन नियमों का पालन किए किसी एक्सपर्ट का नाम छाप देती है तो उन पर 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। बड़ा सख्त कानून है। लेकिन एक और बात जो मुझे पर्सनली हमेशा परेशान करती है, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस निकाला और इसमें साफ साफ कहा कि हम 500 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं ताकि हम जूते बनाने की एक नई फैक्ट्री लगा सकें। लोगों ने खुशी खुशी पैसा दे दिया। ठीक है, पैसा आ गया, लेकिन 6 महीने बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने मार्केट स्टडी की और देखा कि जूते के बिजनेस में तो बड़ी मंदी चल रही है और टेक कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से ऊपर भाग रहे हैं। तो क्या वे उस 500 करोड़ रुपए को वहां से उठाकर किसी टेक कंपनी के शेयर खरीदने में लगा सकते हैं? आखिर पैसा तो अब उनके बैंक अकाउंट में है, उन्हें कौन रोकेगा? उन्हें रोकेगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का कानूनी सिद्धांत। अल्ट्रा वायर्स, ये तो लैटिन भाषा का कोई बड़ा ही भारी भरकम शब्द लग रहा है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? लैटिन में अल्ट्रा का मतलब होता है परे या बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है शक्तियां या पावर्स, यानी आपकी शक्तियों के परे। ओह, मतलब उनकी लिमिट क्रॉस हो रही है। एकदम। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कंपनी आम जनता से जिस खास काम के लिए पैसा मांग रही है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी तय काम में खर्च होना चाहिए। अगर जूते की फैक्ट्री के लिए पैसा मांगा गया है तो वो पैसा किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये कानूनन अपराध है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो है। बिजनेस तो बड़ा डायनामिक होता है ना। अगर कोई बहुत ही असली मजबूरी आ जाए, मान लीजिए कोई महामारी आ जाए या सरकार कोई नया कानून पास कर दे और उन्हें अपना पुराना प्लान बदलना ही पड़े, तब क्या होगा? क्या कंपनी ऐसे ही दिवालिया होने का इंतजार करेगी? नहीं, कानून इतना भी अदियल नहीं है कि नुकसान होने दे। अगर प्लान बदलना वाकई बहुत जरूरी है तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। वहां उन्हें एक विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें 2 अखबारों में विज्ञापन देकर आम जनता को भी बताना होगा कि आखिर वो अपना प्लान क्यों बदल रहे हैं। और जिन इन्वेस्टर्स को उनका ये नया टेक वाला प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनका क्या होगा? उन्होंने तो खाली इस जूते की फैक्ट्री के लिए पैसा दिया था ना। उनके लिए भी कानून ने रास्ता बनाया है जिसे एग्जिट ऑफर कहते हैं। जो इन्वेस्टर इस नए बदलाव से असहमत हैं यानी डिसेंटिंग हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स को उन्हें उनका पूरा पैसा वापस देकर सम्मान के साथ बाहर निकलने का मौका देना होगा। ये हुई ना फेयर बात। और एक बात और ऐड कर दूं, अब पब्लिक ऑफर की कोई भी सिक्योरिटी पुराने जमाने की तरह कागज के टुकड़ों पर नहीं बेची जा सकती। कानून अनिवार्य करता है कि सब कुछ डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होना चाहिए। कागजी शेयर सर्टिफिकेट्स और उनकी हेराफेरी का जमाना अब पूरी तरह से जा चुका है। तो इस सब का अगर निष्कर्ष निकालें तो क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरी लंबी प्रक्रिया को देखें, बार बार नया प्रॉस्पेक्टस छापना, हर बार वो 90 दिन की शॉर्ट लिमिट, वकीलों की मोटी फीस और एक्सपर्ट्स की मंजूरी, ये सब तो उन कंपनियों के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा जिन्हें हर कुछ महीनों में नए पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बैंक्स या NBFCs? हाँ, जैसे कोई बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी जो साल भर बाजार से पैसा उठाती रहती है। क्या उनके लिए इस चक्रव्यूह में कोई शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल है। कानून ने उनकी इस परेशानी को समझा है और यहीं पर एक बहुत ही शानदार कानूनी टूल काम आता है जिसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये कैसे काम करता है? ये ना उन कंपनियों के लिए एक मास्टर की तरह है जो बार बार पैसा जुटाती हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी वैधता 90 दिन नहीं होती बल्कि पूरे 1 साल तक होती है और ये वैलिडिटी उस दिन से शुरू होती है जब वे पहली बार बाजार में अपना इशू लाते हैं। अरे वाह, ये तो किसी बड़े अम्यूजमेंट पार्क के सीजन पास जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। सीजन पास? वो कैसे? जैसे आप एक बार बड़ी रकम देकर पास खरीद लीजिए और फिर पूरे साल बिना दोबारा टिकट काउंटर की लंबी लाइन में लगे अपनी मनपसंद राइड्स का मजा लीजिए।
हाँ, ये सीजन पास वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बार आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया तो उस एक साल के दौरान आप जितनी बार चाहें बाजार से पैसा उठा सकते हैं। आपको हर बार वो लंबी चौड़ी प्रोस्पेक्टस बनाने की प्रक्रिया दोबारा नहीं दोहरानी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता था कोई ना कोई लेकिन जरूर होगा। बिल्कुल होगा। अब सीजन पास होने का मतलब ये थोड़े है कि अम्यूजमेंट पार्क वाले गेट पर आपकी सुरक्षा की जांच करना बंद कर देंगे। जब भी कंपनी उसे एक साल के भीतर दूसरी या तीसरी बार पैसा मांगने आएगी तो उन्हें हर बार एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जरूर फाइल करना होता है, जिसे कानूनी भाषा में फॉर्म PAS2 भी कहते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या नहीं बला है? ये कोई बला नहीं, बल्कि एक तरह का हेल्थ चेकअप रिपोर्ट है। कंपनी को इसमें बस इतना बताना होता है कि जब हमने पिछली बार पैसा मांगा था तब से लेकर आज तक हमारी वित्तीय स्थिति में क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं। जैसे क्या हमने मार्केट से कोई नया लोन लिया है या हमारी कोई बड़ी प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है। अच्छा, अपडेट देना होता है। हाँ, ये इसलिए जरूरी है ताकि जब नए इन्वेस्टर पैसा लगाएं तो उन्हें कंपनी की एक साल पुरानी नहीं बल्कि आज की बिल्कुल ताज़ा स्थिति पता हो। इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इस ताज़ा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को जब एक साथ मिलाया जाता है तभी उसे कानून की नज़र में एक पूरा और वैध प्रोस्पेक्टस माना जाता है। क्या बात है। आज हमने इन दस्तावेजों और कानून की परतों को जिस गहराई से खोला है उससे सच में बहुत सी बातें साफ हुई हैं। हमने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट ऑफर में चौराहे के लाउड स्पीकर और VIP निमंत्रण वाला फर्क आखिर क्या होता है। बिल्कुल। फिर हमने कॉन्सर्ट टिकट ब्लैक करने के उदाहरण से डीम्ड प्रोस्पेक्टस की उस चालाकी को भी समझा जो कंपनियों को बिचौलियों के पीछे छुपने से रोकती है। हमने ये भी जाना कि कैसे बस 3000 लोगों को प्राइवेट बोलकर चिट्ठी भेजना आपको कोर्ट की फटकार दिला सकता है। और आखिर में शेल्फ प्रोस्पेक्टस रूपी उस सीजन पास के फायदों को भी समझा। और अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो बात बस इतनी सी है कि जब भी कोई कंपनी बाजार से पैसा उठाती है तो ये जो नियम और शर्तें लगाई गई हैं ना, ये कोई कबीली या कागजी खाना पूर्ति नहीं है। यही वो अदृश्य कानूनी कवच हैं जो बाजार में एक संतुलन बनाए रखते हैं और किसी भी धोखाधड़ी या गुमराह करने वाले दावों से आम निवेशकों की रक्षा करते हैं। एकदम सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही मजबूत और बड़ा विचार पर गौर करना जरूरी है। हमने शुरुआत में बात की थी कि 100 करोड़ जुटाने के लिए कोई भी कंपनी बस अखबार में विज्ञापन नहीं दे सकती। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और डिजिटल क्राउड फंडिंग का युग है। और सच कहूं तो ये डिजिटल युग इन पुराने कानूनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। बिल्कुल। आज इंटरनेट पर एक साधारण सा पोस्ट या कोई एक वायरल ट्वीट पलक झपकते ही लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए, ऐसी तेज दुनिया में जहां प्राइवेट और पब्लिक की सीमाएं इतनी जल्दी मिट रही हैं, वहां निजी संचार और पब्लिक ऑफर के बीच की वो बारीक कानूनी रेखा कितनी आसानी से धुंधली हो सकती है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि अगर कोई प्राइवेट राइट्स इशू का ऑफर गलती से सिर्फ 50 बाहरी लोगों तक भी पहुंच जाए तो कानून उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेता है। तो अब कल्पना कीजिए, अगर कोई नया शुरू हुआ स्टार्टअप अपने दोस्तों के किसी एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में निवेश मांगने का कोई मैसेज डालता है और वो मैसेज फॉरवर्ड होते होते अगर ट्विटर या लिंक्डइन पर वायरल हो जाए। वही तो, अगर वो वायरल हो गया तो क्या वो अनजाने में ही एक कानूनी पब्लिक ऑफर बन गया? क्या उस छोटे से स्टार्टअप पर सेबी के नियम टूटने के जुर्म में करोड़ों का जुर्माना लग सकता है? ये तो एक नया ही कानूनी दलदल बन जाएगा। बिल्कुल। उस पुराने VIP क्लब के बाउंसर्स अब सिर्फ दरवाजे पर नहीं खड़े हैं, वे अब इंटरनेट के हर एक कोने, हर चैट ग्रुप में गश्त लगा रहे हैं। अगर 50 लोगों तक बात पहुंचना आपको कानूनी कटघरे में खड़ा कर सकता है, तो इस सुपर कनेक्टेड इंटरनेट के दौर में कंपनियों को पैसे मांगते समय आखिर कितनी सावधानी से चलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी वित्तीय दुनिया का भविष्य तय करेगा। इस पर जरूर विचार करें।